नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पयोधी। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हुए तख्तापलट की। वहां पर इस वक्त क्या माहौल है, वहां पर हुए संग्राम की, वहां पर हुए हिंसा की, वहां पर हुए झड़प का जिक्र आज हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आखिर इसके पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, आखिर उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है अभी के जो हालात हैं, आप ये जान लीजिए कि शेख हसीना भारत में ही है। अब फिनलैंड और ब्रिटेन से उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिला है, तो वो सुरक्षित हैं, भारत में है। लेकिन भारत के लिए भी चुनौतियां यहाँ पर कम नहीं होने बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और एक और जो अपडेट सबसे बड़ा ये रहा, वो ये रहा वाहिदा जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी रिहाई का। क्योंकि ये जब आदेश दिया गया राष्ट्रपति की तरफ से, तो ये तय हो गया कि ये जो पूरा जो कुछ भी गतिविधि बांग्लादेश में हुई है, ये कैसे गढ़ी गई थी, इसके पीछे कौन कौन हो सकता है। वाहिदा के बेटे आईएसआई के संपर्क में लगातार थे, क्योंकि उन्हें वाहिदा और उनके बेटे को 2018 में दरअसल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल हुई। उसके बाद से वो जेल में थे, लेकिन उनके बेटे फरार हो गए थे। तो ब्रिटेन ने, उन्होंने लंदन में है, उन्हें शरण दी गई थी, उन्हें पॉलिटिकल पूरा सपोर्ट वहां पर मिला। और यही कारण है कि वो लगातार आईएसआईएस के संपर्क में होने के साथ ये पूरी रणनीति बना रहे थे कि शेख हसीना की सरकार कैसे गिरानी है, लेकिन मौका उन्हें अब मिला। और देखिए, ये तैयारियां जो है आज से नहीं, कई सालों से लगातार की जा रही थी। सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग देशों की जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं, उनको भी अलग अलग तरीके से रिपोर्ट जो है वो मिल रही है। अब हिंदुस्तानी एजेंसियों को ये रिपोर्ट मिली कि लगभग 41 ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स थे, जिनमें से 12 जो कि ढाका से कंट्रोल किए जा रहे थे, और जितने बचे हुए सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो अलग अलग देशों में, जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, जिसमें चीन भी इन्वॉल्व है, जिसमें यूके भी इन्वॉल्व है। और उसमें एक खबर ये भी सामने है कि जापान से भी कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो बांग्लादेश के खिलाफ कुछ ऐसी जानकारियां सबके सामने रख रहे थे, जिसकी वजह से ये जो हिंसा भड़की है, इसके पीछे उनका भी हाथ है। और सबसे बड़ी बात, 3 छात्रों का भी जिक्र इसमें लगातार हो रहा है। वो 3 छात्र जो इस बार जो हिंसा हुई है, जो कह रहे थे कि ये छात्र आंदोलन है, छात्र वहां पर आंदोलन कर रहे हैं कि ढाका यूनिवर्सिटी से ये पूरा आंदोलन जो है वो शुरू हुआ। उसमें 3 छात्रों का जो जिक्र हो रहा है, उसमें ये बताया कि तीनों छात्रों की काफी ज्यादा भूमिका रही है इस आंदोलन को और भी उग्र कराने की। लेकिन अब यहां पर देखना होगा कि जो बार बार अभी हालात बिगड़ रहे हैं बांग्लादेश में, क्योंकि शेख हसीना एक ऐसी इमेज उनकी बनाई गई थी कि बांग्लादेश को वो विकास की राह पर आगे बढ़ा रही हैं, सुधार हो रहा है, उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो किस तरीके से बढ़ रही है, सुधर रही है। लेकिन आज वही वहां से भागी हैं। आज उनके तमाम जो मंत्री हैं वो टेंशन में हैं। कई लोगों के घरों पर भी तो आग जो है लगा दी गई। और इसके अलावा जितने भी हिंदू परिवार हैं, उनके साथ भी वहां पर बदतमीजी की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो वहाँ के हालात बने हुए हैं, वो किसी भी तरह से ठीक नहीं कह सकते। एक्सपर्ट से जो हम बात कर रहे हैं लगातार, उनका यही कहना है कि आप इन्हें स्टूडेंट तो कह नहीं सकते, आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं, आप घरों में आग लगा रहे हैं, आप लोगों को जिंदा जला रहे हैं, और फिर उनके शवों को आप पूरी रोड पर घुमा रहे हैं। ये एक अलग बात है। लेकिन इंशाअल्लाह के नाम पर आप ऐसे नारे लगाकर आपने जो यहाँ पर कोहराम मचाया है, वो किसी भी कीमत पर आप ये नहीं कह सकते कि ये एक लोकतांत्रिक ढांचे में एक बहुत बड़ा उदाहरण है किसी भी प्रकार के प्रदर्शन का। ये नहीं हो सकता। लेकिन अब इसके पीछे मायने क्या है? देखिए, शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी हैं, उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया, उन्हें कह दिया गया कि वो भाग गई, वो भारत में है। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर जाकर जो प्रदर्शनकारी उन्हें किया, उसे भी अभद्रता की श्रेणी में ही आप रखेंगे। लेकिन इसके पीछे कई कारण हैं। कारण ये है अमेरिका। आपको याद होगी वो मीटिंग दरअसल, जिसमें शेख हसीना ने अमेरिका को लेकर ये बात कही थी कि अमेरिका ने उन्हें एक प्रस्ताव दिया है कि वो उनके इलाके में एक एयर स्पेस बनाना चाहते हैं, जिसको उन्होंने कहा कि उन्होंने मना कर दिया है। क्यों? इसके पीछे कारण ये था क्योंकि वो भी जानते हैं कि चीन के साथ जो दोस्ती है वो कहीं ना कहीं ना भारत के लिए ठीक है, ना ही बांग्लादेश के लिए ठीक है। जितने भी सीमावर्ती देश हैं या क्षेत्र हैं, उसी को लेकर उन्होंने ये बात जो कही थी, उन्होंने मई की शुरुआत में कही थी। और फिर उसके कुछ ही देखिए कितना, अब शायद 1.5 महीने का भी वक्त नहीं था, 1 जुलाई को ये हिंसा शुरू होती है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ सुनियोजित है जो किया जा रहा है, जिसका आकलन हम नहीं कर पा रहे हैं, मेरी सरकार नहीं कर पा रही है। और 36 दिन में 367 लोगों की मौत हो जाती है एक पूरे देश में। और उस देश के ये हालात हैं कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, यानी वहां के जो हिंदू हैं, वो कितने फीसदी हैं? लगभग 8%, 7.9% हिंदू हैं वहां पे, 96% वहां पे मुस्लिम है, और बाकी अदर हैं। तो अब आप सोचिए कि ये पाकिस्तान जैसा हालात अगर नहीं है सचिन, तो फिर यहाँ पर क्या है? अब अलग अलग इसमें बातें तो सामने आ रही हैं, इनपुट लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि देखिए, इन्वॉल्वमेंट अलग अलग देशों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि शेख हसीना ने पूरी कोशिश की थी कि वहां के जो हालात है उनको
सुधारा भी जाए, लेकिन अब वो हालात और भी बिगड़ गए हैं। लेकिन अब सबकी नजरें यहां पर ये टिकी हुई हैं कि अब आने वाले वक्त में बांग्लादेश की कमान किनके हाथों में होगी। और सबसे बड़ी बात कि 1975 से लेकर जो 1990 का दौर था, लगभग मेरे ख्याल से 15 साल का जो वक्त था, वो सीना के पास ही था। क्योंकि ये जो खालिदा जिया हैं, ये 91 में पहली बिल्कुल। बार प्रधानमंत्री बनी थी और ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की। उसके बाद फिर 96 में शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी और फिर दोबारा से 2001 में ये प्रधानमंत्री बिल्कुल। बनी। उसके बाद फिर इनकी सरकार पर, इनके बेटे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। जब इनकी सत्ता गई थी तब 2018 में इन्हें जेल हुई थी, ये जेल में थी, इनका बेटा फरार हो गया था। अब आप ये सोचिए, एक मीटिंग होती है जिसमें आर्मी चीफ होते हैं और जो बीएनपी इनकी पार्टी है, उनके तमाम जो ऑपोजिशन के जो लीडर हैं वो होते हैं, और फिर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है कि उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए। अब आप ये समझिए इस रिहाई के मायने क्या हो सकते हैं। तो एक तरफा वो पार्टी, अभी आर्मी जो वहां कुछ नहीं कर पा रही, आर्मी के अपने जो अप्रोच है आर्मी का, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इसका उदाहरण तो हमने पाकिस्तान में भी सचिन देखा है ना, कि अगर जब वहां सत्ता जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है 5 साल कोई प्रधानमंत्री वहां सरकार नहीं चला पाया, लेकिन आर्मी ने जब हैंड ओवर लिया तो वो इस तरह का लिया कि आपको एक भी असामाजिक तत्व सड़कों पर नहीं दिखेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी के अपने इतने लूप होल्स हैं। आप सोचिए, क्या उसे डोमिनेट किया जा रहा है? किया जा रहा है तो कहां से? क्या पाकिस्तान से या फिर अमेरिका की तरफ से? आपको ये भी समझना होगा, इसके मायने अपने आप में बहुत खास हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहां पर है कि कल भी हम लगातार बात कर रहे थे, तो ये बताया गया कि शेख हसीना की इमेज एज अ प्रो इंडियन है, और जो बीएनपी के अध्यक्ष हैं उनकी जो इमेज है वो कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तान की एक इमेज जो है वो बनी हुई है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के लिए चुनौतियां कितनी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो घनिष्ठ संबंध है वो कई सालों से लगातार रहे हैं। और इसकी वजह से जो व्यापार, क्योंकि हिंदू जो अधिकतर वहां पर हैं वो व्यापारी हैं, वो व्यापार करते हैं, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी एक बड़ा सा बिजनेस जो है वो बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच लगातार चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो बाउंड्रीज हैं उन्हें अब किस तरीके से सिक्योर हिंदुस्तान करने वाला है, शुभेंदु अधिकारी ने ये बात कही है सचिन, पश्चिम बंगाल में, कि आने वाले 2 महीने में उन्हें पूरी संभावना है कि 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से बिल्कुल पश्चिम बंगाल आएंगे। और आप ये भी समझिए इससे कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भारत के जितने भी नजदीक छोटे छोटे देश हैं वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ऐसे में ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में भारत पर इसका असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भारत पड़ेगा। पर इसका असर पड़ेगा और कई मायनों में पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए, हमारे सहयोगी रोहन भी लगातार बने हुए हैं, जो कि जब से ये घटना घटित हुई है उस पर लगातार उनकी नजर जो है वो बनी हुई है। रोहन, आइए, स्वागत है आपका। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, बांग्लादेश में जो इस वक्त हालात बने हैं, आने वाले वक्त में क्या होगा? क्या अब आने वाले वक्त में उनकी स्ट्रेटेजी होने वाली है? शेख हसीना जो अब तक हिंदुस्तान में, अब उनका अगला कदम क्या होगा? देखिए सचिन, सबसे भारत की प्राथमिकता क्या है? अपने जो फंसे हुए छात्र हैं, करीब 19,000 छात्र वहां फंसे हुए, उनको वापस सुरक्षित रूप से भारत लाना। और दूसरी चीज, शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा? माना जा रहा है कि लंदन जा सकती है। लंदन के लिए सेफ पैसेज अभी तक तैयार हो नहीं पाया है, लंदन से उन्हें परमिशन नहीं मिला है। तो ये 2 प्राथमिकता है। प्लस अब फ्यूचर में बांग्लादेश में क्या होता है, क्योंकि जो पूर्व पीएम थी वहां की, उनको रिहा कर दिया गया है, तो उनका जो रुख है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव है उनका, है ना, कट्टरपंथियों की तरफ ज्यादा झुकाव है। तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी जो थी वो कहीं ना कहीं भारत से उसका करीबी रिश्ते थे, और सेक्युलर पार्टी थी एक तरह से। बट हसीना, तो उनकी जो पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, कहीं ना कहीं उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है, कट्टरपंथ की ओर ज्यादा है। तो अगर वो फिर से सत्ता पर काबिज होती हैं, खालिदा जिया, जी सही आपने नाम बोला, तो अगर वो फिर से सत्ता पर काबिज होती है, बांग्लादेश की सत्ता पर, तो ये भारत के लिए बड़ी टेंशन हो सकती है। हालांकि अभी देखना होगा। अगर दूसरी बात ये भी है यहाँ पर कि वो जो जिस एयरबेस की बात अमेरिका कर रहा है, अगर खालिदा जिया उसे अपनी सरकार में आने के बाद उसे हरी झंडी दे देती हैं, तो आप सोचिए ना कि ये न केवल अमेरिका के लिए फायदा होगा, बल्कि चीन भी इसके जरिए आसानी से भारत में घुसपैठ कर सकता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो पूर्व सेना प्रमुख थे रावत, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने ये कहा था कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, हमें मिलकर किसी भी बड़े देश को
ये इजाजत नहीं देनी है सुपर पावर जैसे किसी भी कंट्री को कि वो किसी भी प्रकार का कोई एयरबेस या फिर कोई दूसरा रास्ता तैयार करे हमारे देश में घुसपैठ करने के लिए, क्योंकि ये वो छोटे देश है जिन्हें आप किसी भी वक्त डोमिनेट कर सकते हैं, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, वो किसी भी छोटी कंट्री को जो अमेरिका से लगी हो उसे बहुत आसानी से डोमिनेट कर सकता है, और उनके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही है, यही सारे देश होते हैं जब वो भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। हमारे लिए मुश्किल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश हैं। एक्चुअली बिल्कुल। बांग्लादेश आप देख लीजिए, कल्चर वाइज पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल। कल्चर वाइज अब देखिए लैंग्वेज मेरे ख्याल वाइज से 2021 में जब अफगानिस्तान पर तालिबान की वापसी हुई, जी। तो उसमें भी कहीं ना कहीं रोल जो है उनका ही बताया गया था। तो हाँ। ऐसे अलग अलग अगर हमारे पड़ोसी मुल्कों को चीन अपने कब्जे में ले रहा है, अपनी विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ा रहा है, तो मुश्किल तो हमारी बढ़ेगी, हमें अपनी बाउंड्रीज को और भी सिक्योर करना होगा। जी, आप देखिए ना, पाकिस्तान पहले तो बात तो चली रही है, पाकिस्तान की तो 1971 से ही बांग्लादेश से है ना, तो वो तो जाहिर सी बात है। चीन और अमेरिका का एंगल जो सामने आ रहा है, क्यों है? चीन के साथ अभी हाल ही में आप देखिए, बांग्लादेश और भारत के साथ तीस्ता नदी को लेकर एक समझौता हुआ था। Exactly. चीन भी वो समझौता करना चाहता था, क्योंकि तीस्ता नदी भारत से होकर बांग्लादेश जाती है, तो चीन के हाथ अगर ये समझौता लग जाता, डील अगर क्रैक कर लेता चीन, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं टेंशन की बात होती। लेकिन शेख हसीना सरकार ने प्राथमिकता भारत को दी, भारत के साथ ये डील की, चीन को मुंह की खानी पड़ी, है ना। तो चीन को एक तरह से झटका लगा। अब शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद, तख्ता पलट होने के बाद चीन खुश है। अमेरिका आप देख ले, अमेरिका की तरफ से जी। पूरा टू द पॉइंट स्टेटमेंट दिया बिल्कुल। गया है कि वो नई सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल, सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल। अगर वहां गठन होता है इनका खालिदा जिया की सरकार का, तो वो सपोर्ट करेंगे। बट उसके साथ ही आप जब पाकिस्तान का रोल, जब आप ये कहते हैं खालिदा जिया के जो बेटे जो फरार था लंदन में जो रहते हैं और जिन्हें सपोर्ट किया गया है वहां की सरकार की तरफ से, सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर आईएसआईएस के साथ मिलकर आईएसआई के साथ मिलकर अगर ये प्लॉटिंग भी की है, तो पाकिस्तान का इसमें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा रोल है, नहीं, वो अमेरिका फंडामेंटली उसे हमेशा से सपोर्ट करता रहा है पाकिस्तान को। आप चाहे आईएमएफ में जो एलोकेशन ऑफ मनी था उसको डबल करने की बात से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि पाकिस्तान एक प्यादा है जिसे अमेरिका और चीन अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते आए हैं, वो उन्होंने यहाँ भी किया, भले ही उनके बेटे के जरिए किया, लेकिन पाकिस्तान का इस्तेमाल शेख हसीना की सरकार को गिराने के लिए भी किया गया अमेरिका के जरिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा लूप होल जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला, और शेख हसीना जो कि 15 साल से वहां पर काबिज थी, 5 बार की वो पीएम रही हैं और सरकार उनकी थी, कहीं ना कहीं सेना के साथ भी उनके संबंध ठीक अच्छे नहीं थे। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर उनको थोड़ा भी हिंट मिला होता तो शायद वो इस सिचुएशन को और संभाल पाते। नहीं, मुझे ऐसा लगता है सचिन, उन्हें हिंट था जिस बैठक में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कुछ प्लानिंग मेरे लिए चल रही है क्योंकि अमेरिका खुश नहीं है, बट मुझे लगता है उनको इतना नहीं पता होगा कि ये हो जाएगा, उन्हें भागना पड़ जाएगा। एक महिला प्रधानमंत्री होने के नाते, जिस देश को मतलब बांग्लादेश की अलग स्थापना के लिए ये उन नेताओं में आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्ष नहीं हुए हैं बांग्लादेश को बने हुए, उन नेताओं में आते हैं जिनकी दूसरी जनरेशन है, इनके फादर ने जो लड़ाई लड़ी उसके बाद ये सेकंड जनरेशन ही है, तो ये वही पीढ़ी है। तो जो इस बांग्लादेश को लेकर जिनकी अपनी अपनी खैर प्लानिंग रही है, फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट असिस्टमेंट को लेकर, बट उसके बावजूद भी अगर वो ये नहीं कर पाई तो ये वही हाल है जो भी पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के साथ हुआ। आर्मी के साथ उनकी बगावत इतनी ज्यादा थी, बट शायद ये एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं थी। देखिए, शेख हसीना पहले भी कह चुकी है, उनका स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि अमेरिका कहीं ना कहीं म्यांमार और बांग्लादेश को मिलाकर ईसाई राष्ट्र एक बनाना चाहता है। सेंट मार्टिन आइलैंड पर वो अपना आर्मी बेस भी बनाना चाहता था, लेकिन शेख हसीना सरकार ने उसे नकार दिया, जिसके बाद अमेरिका को एक जाहिर सी बात है झटका लगा। तो अमेरिका कहीं ना कहीं एशिया में चीन का दबदबा खत्म करने के लिए उसे एक प्लॉट चाहिए एक वहां पर, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। अब शेख हसीना की सरकार जाने के बाद, तख्ता पलट होने के बाद, जिस तरह से बीएनपी की अगर सरकार वहां बनती है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की, जिसका रुख हमेशा से कट्टरपंथ की ओर रहा है, तो ये भारत के लिए जाहिर तौर पे बड़ा खतरा होने वाला है। शेख हसीना की बात करें तो ये पहली बार नहीं है जब उनको भागना पड़ा है अपने देश से। 1975 में भी उन्हें जाना पड़ा था जब उनके पिता फैमिली मेंबर्स पिता की हत्या हो गई थी। अब दूसरी बार वो उन्हें भागना पड़ा है। फिलहाल देखते हैं उन्हें कौन पनाह देगा, क्या लंदन पनाह देगा। दूसरी बात ये है जो मुझे लगता है बहुत लोगों के जहन में जो बात होती होगी यार, वो ये होती होगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में, हम 2024 में हैं, है ना, आज के परिप्रेक्ष्य में हम जब अपने आसपास देखते हैं, पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर, श्रीलंका का क्या हाल हुआ, अब हम बांग्लादेश को देख रहे हैं, क्या ये मुमकिन है जो शायद बातें लोगों ने सिर्फ टेक्स्ट बुक में पढ़ी होंगी, जिन्होंने कभी ऐसी लड़ाइयां नहीं देखी, आज हम अपने आसपास सिर्फ यही देख रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये आज के दायरे में और भारत के लिए आने वाले समय में एडवर्स इफेक्ट लेकर आता है
क्या लेकर आता है, भारत की क्या प्लानिंग रहेगी, वो कैसे इन चीजों को डील करेंगे, क्योंकि ये बात तो तय है कि भारत के दुश्मन कम नहीं है। बिल्कुल। हम एक तरफ अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस सेक्टर में भी अभी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है बिल्कुल। कि हम खुद को बहुत ज्यादा देखिए ताकतवर खर्च बनाएं। बजट में भी हम देखते हैं किस तरह से डिफेंस में एक्स्ट्रा खर्च जो है वो किया जा रहा है। Exactly. लेकिन अभी कुछ दिनों पहले खास तौर पर पीएम मोदी की जब से सरकार बनी है, मैंने हमेशा से ही इस बात को सुना है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, जिसका असर भी हमें कई दिखा है। देशों में देखने को मिला देखिए है। सचिन, इन देशों की हालात इसलिए भी जर्जर हुई क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान का आप देख लीजिए हाल, पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, बांग्लादेश की हालत देख लीजिए। मगर भारत के लिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है? विपक्ष कह रहा है, चाहे और भी लोग, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, लोग कह रहे हैं कि भाई सराउंडिंग जितने भी कंट्रीज है भारत के, सबकी हालात तो खराब हो गई है, अब भारत का भी ऐसा हो सकता है। जाहिर तौर पर ये दावा गलत है, ऐसा गलत है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता आप बिल्कुल ऐसा हो। बांग्लादेश से भारत जी, का कंपैरिजन कंपैरिजन नहीं कर सकते, आर्थिक तौर पर भी, बिल्कुल। मेरे ख्याल से सामाजिक तौर किसी पर भी भी, देश से किसी नहीं भी कर देश सकते। से हाँ। नहीं। पाकिस्तान का, हमारा जितना एक राज्य की आबादी जी, नहीं है जी। उतनी तो पाकिस्तान की भी नहीं है। बिल्कुल। तो आप ये कंपैरिजन भूल जाइए। भूल आप जाइए सब बिल्कुल। छोड़िए, उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी है, हाँ। अगर उन्हें अलग कर दे तो मेरे ख्याल से कई देश बन कई जाएंगे। देश उत्तर बन प्रदेश की जाएंगे। जितनी जीडीपी है उतनी हाँ, पाकिस्तान की तो नहीं पाकिस्तान है। ऐसे ही की देखिए जाहिर सी बात है। तमाम चर्चाएं लगातार हमारी होती रहेंगी, लेकिन सबसे बिल्कुल। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि बांग्लादेश में अब जो कुछ भी हो रहा है वो कितना सही है, और शेख हसीना अब आने वाले वक्त में क्या कर सकती है, इसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए। और अब बांग्लादेश को लेकर हिंदुस्तान का क्या फैसला हो सकता है, अगर आप अपने कुछ सुझाव, कुछ कमेंट अगर करना चाहते हो तो कमेंट करके हमें बताइए। कल फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, ध्यान रखिएगा अपना।